Assalamu alaikum and welcome to another episode of Health Talks. In this episode, we will explore various aspects of medical conditions, health challenges, and a disease such as rheumatoid arthritis, alongside with the advancement in treatment available in Pakistan. We will focus on the various condition which is often misunderstood and lesser known, which is rheumatoid arthritis. I'm your host Rohanis, and today we are joined by Dr. Arshad Bhutto, consultant rheumatologist in JPMC. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम। अच्छा सर, आप जो है रूमेटोलॉजी में एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर दें और ये बताएं कि रूमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? दे आर सर्जन्स और आइदर दे आर फिजिशियंस और व्हाट? Thank you, Roa, for having me here as a guest speaker for a talk on rheumatology awareness. It's me, Dr. Arshad Ali Bhutto, consultant physician and fellow rheumatologist. रोमेटोलॉजी रोआ एक मेडिसिन की ऐसी फील्ड है जिसमें जब कोई डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करता है तो उसे हम रोमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। अब रोमेटोलॉजिस्ट के पास मरीज़ 3 इकसाम के आते हैं। एक वो जो आर्थराइटिस से रिलेटेड होता है, और दूसरा वो जो सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म से रिलेटेड होता है, और तीसरा वो जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है। अब आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस जोड़ों की सूजिश या जोड़ों में दर्द का रहना और उनमें अकड़न जकड़न रहना। आर्थराइटिस के कई किस्म होते हैं, लेकिन अक्सर जो ओल्ड एज में घुटनों का दर्द होता है उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और जो अक्सर हाथों के जोड़ों में छोटे छोटे जो जोड़ होते हैं हाथों के, उनमें दर्द रहता है, उसे हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। वैसे तो आर्थराइटिस के कई किस्म होते हैं। और दूसरा होता है सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म। सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म का मतलब ये होता है कि जोड़ों के अलावा जिसमें कहीं और हिस्सों में दर्द का रहना, जैसे कमर में दर्द का रहना, नेक में दर्द का रहना, और कोहनियों में दर्द का रहना, मतलब जिस्म में कहीं भी दर्द रहना सवाए जोड़ों के, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म। और तीसरा होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जो हमारे अपने ही जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त जब हमारे जोड़ों के खिलाफ या जिस्म के कई उज़वों के खिलाफ हो जाती है, तो उनकी वजह से जो बीमारियां जिस्म में पैदा होती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि एसएलई, सोरियासिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, मतलब इस किस्म की जो बीमारियां होती हैं, ये रोमेटोलॉजिस्ट उस चीज़ को देखते हैं। रोमेटोलॉजिस्ट एक फिजिशियन ही होता है, वो सर्जन नहीं होता। वो मेडिसिन के वसीले इन बीमारियों का, जिनका मैंने अभी आपको बताया, इलाज करता है। ओके। अच्छा, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स या ऑर्थोपेडिक्स और रूमेटोलॉजी इसमें क्या फ़र्क है? आर्थोपेडिक के सर्जन होता है, मतलब जो जोड़ों का और हड्डियों का सर्जरी वसीले इलाज करे। या रोमेटोलॉजी की वो बीमारियां जो अभी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही हैं, उनमें सर्जरी करके उनको ठीक करते हैं। बेसिकली दे आर सर्जन्स, एंड रोमेटोलॉजिस्ट बेसिकली इज़ द फिजिशियन जो इन बीमारियों का मेडिसिन के ज़रिए इलाज करता है। ओके। तो इसका मतलब जब पेशेंट को जोड़ों में, हड्डियों में दर्द हो तो वो ऑर्थोपेडिक्स के पास रुजू करे या रूमेटोलॉजिस्ट के पास? अगर सिर्फ दर्द हो रहा है तो डेफिनेटली उसको रोमेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ का स्पेशलिस्ट रोमेटोलॉजिस्ट ही है, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है। ओके। अच्छा, अभी आपने जैसे बीमारियों के बारे में बताया, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ये बेसिकली इनका रिस्क फैक्टर क्या है? ये खुद ब खुद हो जाते हैं पेशेंट के अंदर, और जो है ये डिफ़र करते हैं रीजन टू रीजन वाइज, प्लस ये इसमें इम्यून सिस्टम का क्या रोल है? मैं आपको बताऊं कि इम्यून सिस्टम हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जिसमें एक ताकत दी हुई होती है, जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में उसे बोलते हैं क़ुव्वत मुदाफ़त। यानी अपने ही जिस्म के बचाव के लिए खुदा ताला की तरफ से जिस्म में एक ताकत दी होती है जो जरासीमों से लड़ती है, जो हमें इन आँखों के वसीले नज़र नहीं आते, लेकिन जिस्म में किसी भी ज़रिए वो दाखिल हो जाते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। वो इम्यून सिस्टम उन लड़कर उनको ख़त्म कर देता है। अब कभी कभी क्या होता है कि वो अपने ही आज़ा के ख़िलाफ़ हो जाता है, यानी जिस्म की अपनी ही आर्मी अपने ही आज़ा के ख़िलाफ़ हो जाती है। तो जिस आज़ा के ख़िलाफ़ होती है उस किस्म की तकलीफ़ ज़ाहिर होती है। अब ये क्यों हो रहा है, एज सच इसका कोई परफेक्ट रीज़न नहीं है। थियरीज़ हैं कि अगर किसी को रिस्पेक्टर्स फैमिली हिस्ट्री है, या कोई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे वो अल्कोहल पी रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, या कोई ओरल कंट्रासेप्टिव जैसे मेडिसिन यूज़ हमल को रोकने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो इस्तेमाल कर रहा है, मतलब ये सारी थ्योरीज़ हैं। लेकिन एज सच इसका कोई अथेंटिक रिस्क फैक्टर नहीं है कि भाई इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो जब वो काम हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही जिस्म के खिलाफ हो जाते हैं तो जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं।
ओके। अच्छा, अर्थराइटिस क्या है और अर्थराइटिस के साथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसकी टाइप आती है, ये वही चीज़ होती है? रोमेटाइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस से क्या है, आर्थराइटिस से मतलब जोड़ों की सोजिश। तो इनमें मरीज़ अक्सर जो आते हैं हमारे पास वो जोड़ों में दर्द के शिकायत के साथ आते हैं और उनमें सूजन का हो जाता है और उनमें अकड़न जकड़न होती है। ख़ास करके जो रोमेटाइड आर्थराइटिस होती है वो औरतों में होती है, मर्दों में भी हो सकती है, लेकिन यंग फीमेल में होती है। और उनमें जो हाथों के छोटे-छोटे जॉइंट्स हैं, जैसे ये जॉइंट और ये जॉइंट कलाई वाला, इनमें सोज़िश आ जाती है, इनमें सूजन आ जाती है। और जब ख़ास करके ये मरीज़ सुबह के टाइम नींद से उठते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे इन हाथों में किसी ने ग्लू लगा दिया है और वो बंद नहीं हो रहे। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता है या धूप निकलती है, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब इस बीमारी का मकसद सिर्फ़ ये नहीं होता कि जोड़ों को ख़राब कर दे, लेकिन कभी-कभी ये होता है कि सिर्फ़ ये बीमारी जोड़ों तक महदूद नहीं रहती। मैंने आपको बताया ना कि कभी भी ये जिस्म के किसी भी अज़ा के खिलाफ हो जाती है। तो जब डॉक्टर इसको ट्रीट करता है तो उसका सिर्फ़ मकसद ये नहीं होना चाहिए कि भाई दर्द चला गया, बीमारी ख़त्म हो गई। लेकिन ये भी होना चाहिए कि ये जोड़ ख़राब ना हो और ये बीमारी आज अगर जोड़ों तक महदूद है तो कल किसी और अज़ा के खिलाफ ना हो जाए। ओके। अच्छा, बीइंग अ पाकिस्तानियन, बीइंग अ फीमेल, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस फीमेल में इतना कॉमन क्यों है और मेल में कॉमन इतना नहीं है? ये मेल में भी हो सकती है, लेकिन फीमेल में रिस्क फैक्टर शायद ये भी हो सकता है कि वो ओसीपीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, या एज़ सच इसका मैंने बताया कि परफेक्ट रीज़न अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन ये है 3/1 रेशो। मतलब अगर 3 औरतों को हो रहा है तो 1 मर्द को भी हो सकता है। ऑटोइम्यून डिज़ीज़ सिर्फ़ ये नहीं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मोस्टली ऑटोइम्यून डिज़ीज़ जो हैं मोस्टली औरतों में ही ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल। तो ये मेल में भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। अच्छा, जैसे मरीज़ आता है डॉक्टर के पास, रूमेटोलॉजिस्ट के पास, तो जो है उसका इलाज किस तरह शुरू होता है? कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं और ये टेस्ट ज़रूरी क्यों होता है? अच्छा, वो बीमारियाँ जिनका अभी तक के इलाज जड़ से मुमकिन नहीं है, इन बीमारियों का इलाज सिर्फ़ दवा वसीले नहीं होता। इन बीमारियों का इलाज 3 मराहिल पे होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहला मरहला होता है, ये होता है कि मरीज़ को अपनी बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि एक बीमारी दुश्मन की मिसल होती है, तो दुश्मन का अगर हम इलाज कर रहे हैं, तो उसकी ख़ासियतों का भी तो पता होना चाहिए। दुश्मन से इस तरह लड़ना बेवकूफ़ी है। बिल्कुल। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मरीज़ को अपनी बीमारी की एजुकेशन होना ज़रूरी है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसका क्या है, मतलब मेडिसिन के अलावा। अब तीसरा स्टेप ये है कि मेडिसिन और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स। हुँ। हम क्या करते हैं कि अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोस हो गई, क्लिनिकली वैसे तो जो आपने सवाल पूछा है कि कौन-कौन सी इसमें टेस्ट होती हैं, ये होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस। जो मरीज़ आता है तो अक्सर, जैसे मैंने बताया कि जोड़ों में दर्द की शिकायत के साथ आता हुँ। है, अकड़न-जकड़न जोड़ों में रहती है, सूजन रहती है उनमें। तो एक तो क्लिनिकली डायग्नोस होता है। दूसरी सपोर्टिव टेस्ट होती है, जैसे एंटी-सीसीपी और आरएफ फैक्टर हो गया। अगर वो पॉज़िटिव आ जाती है तो हम उसे सीरो पॉज़िटिव आरए कहते हैं। अगर नेगेटिव भी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस रूल आउट हो गई, उसे हम बोलते हैं सीरो नेगेटिव आरए। अब ये है कि जब भी ये डायग्नोस हो जाए ना, तो उस वक़्त मरीज़ को बताना चाहिए कि भाई ये आपके अपने ही क़ुव्वत मुदाफ़त की बीमारी है जिस्म की। जैसे कि जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक ये क़ुव्वत मुदाफ़त आपके साथ रहेगी, तो ये बीमारी भी आपके साथ ही रहेगी। अगर आपके ज़हन में ये बात है कि आज हमने इलाज चलाया है, आपका दर्द ख़त्म हो गया और आपने मेडिसिन बंद कर दी, तो ये गलती आपने नहीं करनी। ओके। क्योंकि अक्सर ये जब मरीज़ डायग्नोस होते हैं, डॉक्टर उनको नहीं बताते और जब वो मेडिसिन लेते हैं, कुछ टाइम के लिए बेहतर हो जाते हैं, तो मरीज़ ये समझते हैं कि ये बीमारी ख़त्म हो गई। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अच्छा। सेकंड स्टेप पे जो मैंने आपको बताया कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो हम मरीज़ को बताते हैं कि भाई ये करते रहो। और तीसरा होता है मेडिसिन। अब मेडिसिन मरीज़ को लेनी ही लेनी है। अब जैसे कि मरीज़ को मेडिसिन लेनी ही लेनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो मरीज़ को ये भी बताना चाहिए कि इस मेडिसिन को साइड इफ़ेक्ट्स को देखने के लिए हमें रिपोर्ट्स भी करवानी पड़ेगी। क्योंकि अक्सर मरीज़ ये सोचते हैं कि बार-बार रिपोर्ट क्यों करवाते हैं, या मरीज़ आते हैं रिपोर्ट के साथ तो वो डॉक्टर से ये सवाल पूछते, डॉक्टर साहब रिपोर्ट में क्या आया है? मरीज़ को पता ही नहीं होता कि हम रिपोर्ट क्यों करवाते हैं। या मरीज़ आते हैं, डॉक्टर साहब आज हम भूल गए, हमने रिपोर्ट नहीं करवाई, आप हमें मेडिसिन लिख के दें। उनको ये पता ही नहीं होता कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट को रूल आउट करने के लिए ही हम रिपोर्ट्स करवा रहे हैं। तो ये एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है
किसी भी रोमेटोलॉजिकल डिजीज में जो ऑटोइम्यून डिजीज है या कोई भी क्रोनिक डिजीज है, जो भी जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, तो उनमें मरीज़ की एजुकेशन होना ज़रूरी है। तो एज बीइंग अ रोमेटोलॉजिस्ट, जो अगर आप अच्छे रोमेटोलॉजिस्ट हैं या अच्छे डॉक्टर हैं, तो आप अपने मरीज़ को ये 3 मराइल ज़रूर बताएँगे। अवेयरनेस एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अवेयरनेस, एजुकेशन, और इसीलिए तो हम आज ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि अवेयरनेस हो। बिल्कुल। अच्छा, जो पेशेंट आते हैं रूमेटोलॉजिस्ट के पास, वो अक्सर पेट के दर्द के साथ आते हैं, तो ये मतलब आर्थराइटिस और पेट का दर्द, इसका आपस में क्या कनेक्शन है? एक्चुअली दर्द के लिए ख़ास करके मरीज़ों को पता नहीं होता ना, मैंने बताया जैसे आपको, तो वो दर्द के लिए मेडिसिन लेते हैं दर्द की। अब दर्द की मेडिसिन की वजह से गैस्ट्राइटिस होती है, मादा ख़राब हो जाता है उनका। तो हमारे साथ यही इशू होता है, जब मरीज़ दोबारा भी हमारे पास आता है ना फ़ॉलो पे, तो वो यही कहता है कि सर डॉक्टर साहब, अब मेरा जोड़ों का दर्द तो ठीक हो गया है, लेकिन मेरे मादे की तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई है। वो इसीलिए होता है कि वो पहले रोमेटोलॉजिस्ट पे पहुँचने से पहले ही वो पेन किलर्स इतने ले चुका होता है कि उसको मादे की तकलीफ़ रहती ही रहती है। हमने अपने करियर में ऐसे मरीज़ भी देखे हैं, जिनकी हमने जब एंडोस्कोपी करवाई तो वो पूरी रोज़े और हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस थी उन पेशेंट पे। अभी बाद में हमारे लिए यही मसला होता है कि उन पे मेडिसिन कैसे इस्तेमाल की जाए। तो इसका रिलेशन एज़ सच आर्थराइटिस से रिलेटेड तो नहीं है, हाँ, लेकिन वो जो अपनी मर्ज़ी से या सिर्फ़ वो पेन किलर्स इस्तेमाल करता रहता है, उसकी वजह से ये दर्द हो सकता है, और जिसकी वजह से आगे चल के कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो फिर हमारी मेडिसिन, जो असल बीमारी को रोकने वाली मेडिसिन है, वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और वो इस्तेमाल नहीं करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है रूमेटॉइड आर्थराइटिस ना सिर्फ़ जोड़ों को ख़राब करेगी, आगे चल के किसी भी अज़ा को ख़राब कर सकती है। ओके। अच्छा, इस बीमारी में परहेज़ क्या-क्या करना चाहिए पेशेंट इसकी को? परहेज़ सिर्फ़ 2 ही हैं। एक ये है कि जब मरीज़ ये मेडिसिन ले रहा है, उसको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, अपने टाइम पे, अपने वक़्त पे, और टाइम पे फ़ॉलो करना पड़ेगा। और दूसरी ये है कि वो किसी के भी कहे में नहीं आए, ना ही अपने कहे में कि आज मैं बेहतर हो गया हूँ, ये मेडिसिन छोड़ दें। लेकिन खाने-पीने का ऐसा जैसे कोई भी परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। परहेज़ सिर्फ़ 2 ही हैं, मेडिसिन टाइम पे लें, टाइम पे डॉक्टर को दिखाएँ, टाइम पे रिपोर्ट्स करवाएँ, और अपने भी कहे में नहीं आए, दूसरों की तो हमसे बात भी नहीं करेगा। अपने कहे का मतलब ये है कि आज मैं बेहतर हूँ यार, मेडिसिन खा-खा के थक गया हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम भी उनकी जगह पे होंगे तो हम भी यही सोचेंगे, मेडिसिन सारी ज़िंदगी। तो ये मतलब इस किस्म की सोचें आती हैं, लेकिन अवेयरनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि मजबूरी है, और कोई ऑप्शन है भी नहीं। अच्छा, बीइंग अ फीमेल, मैं दोबारा वही चीज़ रिपीट करूँगी कि अभी आपने जैसे बताया कि बीमारी में ये चीज़ें परहेज़ करनी चाहिए, 2 चीज़ें। ये बीमारी ना हो, तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रैक्टिकली फ़ॉलो करनी चाहिए कि हम इस बीमारी से बच सकें? ऐसा जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऐसा कोई परफेक्ट रीज़न नहीं है कि हम उसको ख़त्म कर दें तो ये बीमारी ना हो। होने को ये किसी को भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अभी भी मतलब हर जानदार में है। तो होने को तो ये किसी को भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी को फैमिली रिस्क है, फैमिली मतलब फैमिली हिस्ट्री है, या अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, अगर वो अल्कोहल पी रहा है, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, और अगर वो ये बाहर से एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स दे रहा है, जैसे स्मोकिंग कर रहा है, जैसे अल्कोहल ले रहा है, या और कंट्रासेप्टिव यूज़ कर रहा है, या कोई खाना मतलब ऐसा कोई खाना जो स्टडीज़ आ रही हैं कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन ऑथेंटिक अभी तक कुछ भी नहीं है। और लाइफ़स्टाइल चेंजेस लाइफ़स्टाइल ये है कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ना हो, बंदे को एक्टिव रहना हाँ, चाहिए। एक्टिव रहना तो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो इन चीज़ों से उसको अवॉइड करनी चाहिए। चाहिए। ओके, अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो आपको पता नहीं है कि ये कभी भी किसी को भी फिर हो सकती है। ओके। लाइफ़स्टाइल से यही वाली चीज़ कि वो एक्टिव होना, तो ये भी क्या रीज़न है कि ख़वातीन में ये चीज़ ज़्यादा है और मर्दों में कम है? ऑटोइम्यून डिसीज़ जो भी मोस्टली हैं वो तकरीबन औरतों में ही ज़्यादा पाई जाती हैं, ओके, सवाए कुछ एक एसपीए जैसे बीमारी होती है, एन्केफेलाइटिस स्पॉन्डिलोलिटिस टाइप, तो वो मेल में ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन अब ये है कि वो भी आहिस्ता-आहिस्ता औरतों में ज़्यादा होती जा रही हैं। अब इम्यून सिस्टम की बीमारियां मोस्टली औरतों में क्यों ज़्यादा हो रही हैं, उनकी स्टडी चल रही है, लेकिन अभी तक ऑथेंटिक कोई रीज़न या मतलब रिस्पेक्ट नहीं आया कि भाई इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि औरतें सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल यूज़ कर रही हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो हमल को रोकने के लिए ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही हैं, या औरतें स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि ओके। डिप्रेशन में लीड टू वेरियस एबनॉर्मलिटीज़ इन द बॉडी। तो उसकी वजह से मतलब कोई भी ऐसा ट्रिगर, औरतों में ट्रिगरिंग फैक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ उनमें ज़्यादा हो।
बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा, इस बीमारी में जो है पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, वो तो हेल्दी ही होना चाहिए क्योंकि जब तक डॉक्टर पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं देगा, तब तक मरीज़ अपनी बीमारी को नहीं समझेगा। इसीलिए मैं अक्सर ये करता हूँ कि जब भी मेरे पास कोई मरीज़ आता है और उसको मैं रोमेटोलॉजिकल डिज़ीज़, ऑटोइम्यून डिज़ीज़ न्यू डायग्नोज़ करता हूँ, तो मैं उसको तकरीबन आधा घंटा तो समझाता हूँ। क्योंकि मरीज़ को समझाना ही आप वो चीज़ है जो आप बेस्ट तरीके से अपनी तरफ से कर सकते हैं। क्योंकि आप उसकी मेडिसिन में तो हेल्प नहीं कर सकते। आप उनकी बार-बार रिपोर्ट्स होंगी, उनमें तो इतनी हेल्प नहीं कर सकते। तो बेस्ट दैट यू कैन डू इज़ द एजुकेशन। तो ये हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए और ये बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि आजकल महँगाई इतनी होती जा रही है कि मरीज़ को ये समझाना ज़रूरी है कि भाई हम मान रहे हैं कि महँगाई होती जा रही है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। अगर आप अपनी बीमारी को सही तरह से ट्रीट नहीं करवाएँगे, तो आगे चल के तो काफ़ी नुकसानात उसके हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी से बढ़कर तो कोई भी चीज़ महँगी नहीं है। तो ये बिल्कुल हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए और इसीलिए मैं अपने मरीज़ों को अपना नंबर भी जो पढ़ा-लिखा मरीज़ होता है या जो लगता है कि ये सही मरीज़ है काफ़ी, तो मैं उनको अपना नंबर भी दे देता हूँ और उनसे कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, अगर कोई भी तकलीफ़ हो, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि भाई हम मेडिसिन भी खा रहे हैं, हम रिपोर्ट्स भी करवा रहे हैं, फिर भी दर्द नहीं जा रहा। क्योंकि दर्द एक बड़ी चीज़ होती है, अगर किसी पेशेंट को पूरी ज़िंदगी का दर्द रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो सपोर्ट डॉक्टर की होना बिल्कुल ज़रूरी है, यही हेल्दी रिलेशनशिप है। ओके, मीन्स पेशेंट काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत, है। बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा, इस बीमारी में एक मेडिसिन है मीथोट्रेक्सेट, हुँ, वो यूज़ होती है। अच्छा, ये दवाई जो है, ये मेडिसिन जो है, ये कैंसर में भी यूज़ होती है। ज़्यादातर मरीज़ जो है, ये इसका नाम सुनकर ही डर जाते हैं। तो ये थोड़ा आप क्लियर कर दें कि मीथोट्रेक्सेट सिर्फ़ कैंसर की दवा नहीं है, ये और भी इंडिकेशंस में दी जाती है। बिल्कुल ऐसी बहुत सी मेडिसिन्स होती हैं जो अगर किसी इंडिकेशन की वजह से मशहूर हो जाती हैं तो आम लोग यही समझते हैं कि ये मेडिसिन इसी बीमारी में दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो बहुत सी चीज़ों में दी जाती हैं। उसी तरीके से ये जो मीथोट्रेक्सेट है वो कैंसर में तो डेफ़िनेटली हम देते हैं, लेकिन उसमें देते हैं हम हाई डोज़ पे और लोवेस्ट डोज़ में हम देते हैं इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में। तो बिल्कुल वो है, लेकिन उसका इतना साइड इफ़ेक्ट है नहीं और जो उसका साइड इफ़ेक्ट है, वो जिगर को मुतासिर कर सकती है, वो खून को मुतासिर कर सकती है, वो गुर्दों को मुतासिर कर सकती है। इसीलिए हम उनकी रिपोर्ट्स करवाते रहते हैं। तो ये अब बिल्कुल मरीज़ हमसे भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो एंटी कैंसरस मेडिकेशन है, कैंसर वाली मेडिकेशन आपने हम पे क्यों रखी है? तो ये बात क्लियर मैं करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ़ वो कैंसर में नहीं दी जाती, वो बहुत सी इंडिकेशन में दी जाती है। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट भी उसे यूज़ करती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, जैसे स्किन वाले उसे यूज़ करते हैं सोरियासिस में, जैसे हम यूज़ करते हैं उसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस में। हम जो उसको यूज़ करते हैं वो लोवेस्ट डोज़ पे करते हैं। जो कैंसर में यूज़ होती है वो हाई डोज़ पे हाई होती है। डोज़ में होती है। ओके। अच्छा, ये जो ये मेडिसिन्स हैं, इनसे मतली होती है, तो ये पेशेंट के लिए मतलब कोई ख़तरनाक चीज़ है या नॉर्मली यूजुअली हो रही होती है? अब रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ों में मतली का एहसास होना या भूख का ना लगना, उसके 2 सबब हो सकते हैं। एक ये कि उस पेशेंट ने पहले ही पेनकिलर ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, जो हम डिस्कस करके आए, कि उनका मादा पहले ही खराब होता है। ओके। दूसरा ये कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जो मीथोट्रेक्सेट देते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकती है। अब जिसमें एक केमिकल होता है एडिनोसाइन। एडिनोसाइन का काम ये होता है कि वो मतली के एहसास को कम कर देता है। अब जब हम मीथोट्रेक्सेट लेते हैं, वो एडिनोसाइन को कम करता है, जिसमें एडिनोसाइन के लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से मतली का एहसास ज़्यादा हो सकता है। अब ये एडिनोसाइन 3 चीज़ों में है, कॉफ़ी में भी है और ये जो स्टिंग कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं उसमें भी है और ये दूसरी चीज़ों में भी है। तो मरीज़ को अगर अच्छा ये चॉकलेट में भी ज़्यादा होता है। अगर ये मरीज़ मीथोट्रेक्सेट ले रहा है तो उसको चाहिए अगर किसी भी एक दिन पे ले रहा है क्योंकि ये हम हफ्ते में मेडिसिन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पीर वाले दिन ले रहा है तो इतवार वाले दिन भी उसको चॉकलेट खाना चाहिए, पीर वाले दिन भी उसको चॉकलेट खाना चाहिए और मंगल वाले दिन भी। अगर वो चॉकलेट ले पा रहा है, अगर नहीं ले पा रहा है तो कॉफ़ी भी पी सकता है, स्टिंग कोल्ड ड्रिंक भी पी सकता है। अगर वो उससे बेहतर हो जाता है, उसकी मतली का एहसास कम हो जाता है तो ये बेहतर है। अगर नहीं हो रहा तो फिर हम इसको इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उस पे भी पेशेंट को रिस्पॉन्स मतलब मतली का एहसास ज़्यादा हो रहा है तो हम दूसरी मेडिकेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ इस वजह से कि मतली का एहसास हो रहा है या भूख नहीं लग रही, इस मेडिसिन को हटा देना ये बहुत ही गलत बात होगी। क्योंकि जो मरीज़ अक्सर मीथोट्रेक्सेट पे ठीक नहीं होता, तो वो आगे चल के किसी और मेडिसिन पे भी जल्दी ठीक नहीं होता।
अगर होता भी है तो वो काफ़ी महंगी मेडिसिन है जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अपनी बीमारी को वो समझे और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सही तरीके से अपनी मेडिसिन खाता रहे। ओके, अच्छा, इस मेडिसिन के अलावा और भी न्यू एडवांसेस आई हैं रूमेटोलॉजी में, उसके हवाले से जो न्यू मेडिसिन आई हैं उसके हवाले से आप जो न्यू ट्रीटमेंट है रोमेटॉइड आर्थराइटिस में दिया जाता है उसे हम बायोलॉजिकल एजेंट्स कहते हैं। बायोलॉजिकल मोस्ट एडवांस जो ट्रीटमेंट होता है, अब उसके दो किस्म होते हैं। एक के इंजेक्शन के फॉर्म दिया जाता है और दूसरा टेबलेट के फॉर्म दिया जाता है। जो आजकल टेबलेट के फॉर्म में दिया जाता है जो इजीली भी अवेलेबल है और जो इतना महंगा भी नहीं है वो है JAK2 इनहिबिटर्स। तो हम JAK2 इनहिबिटर्स हैं जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। बाकी जो इंजेक्शन फॉर्म में है वो TNF इनहिबिटर्स हैं, एक्टेमेरा हैं, वो काफ़ी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम दे सकते हैं। ओके, अच्छा, इस बीमारी की साइन और सिम्टम्स क्या होती हैं? साइनस सिम्टम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मतलब जॉइंट से रिलेटेड है तो मोस्टली रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ डॉक्टर के पास जब आते हैं तो वो जोड़ों में दर्द की शिकायत के साथ आते हैं और उनमें सूजन रहती है, उनमें अकड़न जकड़न रहती है। अब मरीज़ को ये पता नहीं होता कि ये जोड़ हैं या ये नसों का मसला है या ये रगों का मसला है। अब यहाँ पे भी पेशेंट डाइवर्ट हो जाता है। मरीज़ को खुद ही पता नहीं, मैंने बार-बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मरीज़ को पता ही नहीं होता कि भाई ये जोड़ों का मसला है, हमें जोड़ों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब वो इसको नसों का मसला समझ बैठते हैं, वो इसको रगों का मसला समझ बैठते हैं और फिर वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता बीमारी उनकी बढ़ती जाती है। तो साइन और सिम्पटम इसकी जो हैं, ख़ास करके जो छोटे जॉइंट्स हैं आपके हाथों के, ये वाली सीरीज़, ये कलाई वाली और ये, इनमें सूजन आ जाती है और ये जब पेशेंट सुबह के टाइम नींद से उठता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसमें किसी ने स्टिफनेस। स्टिफनेस है, एलपी लगा दी है या ग्लू लगा दिए, ये बंद नहीं होते और आहिस्ता-आहिस्ता ये फिर धूप निकलने के साथ ये आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। अगर इस किस्म की अलामतें हो रही हैं तो जल्दी से अपने रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखा के इस बीमारी को जल्दी से इसकी तशख़ीस करवा के इसका जल्दी से इलाज करवाएँ, क्योंकि जिस दिन ये डायग्नोज़ होती है उसी दिन इसका इलाज होना चाहिए। पहले ये कहा जाता था कि नहीं भाई पहले एनसेड्स दो, उसके बाद देखेंगे कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये थ्योरी निकल गई है। जिस दिन ये डायग्नोज़ हो रही है उसी दिन ऐसी मेडिसिन चलाओ जो इस बीमारी को रोकें और वो हैं डीमॉर्ट्स। अच्छा, एक लास्ट मैसेज जो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी के हवाले से पब्लिक को देना चाहें? अच्छा, ये जो हमने पूरा प्रोग्राम किया वो मैसेज बेस्ड ही था। हमारे ये प्रोग्राम करने का मकसद ही ये था कि आम पब्लिक को रोमेटोलॉजी के बारे में, रोमेटोलॉजिस्ट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। जो भी रोमेटोलॉजिकल डिज़ीज़ हैं, उनमें अवेयरनेस होना बहुत बहुत और अशद ज़रूरी है। बार-बार हम यही इस प्रोग्राम में रिपीट कर रहे थे कि एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। तो जब भी कोई वो रोमेटोलॉजिस्ट हो या कोई आम डॉक्टर हो, जब भी कोई डॉक्टर रोमेटोलॉजी का रिलेटेड कोई भी डिज़ीज़ डायग्नोस कर रहा है तो पेशेंट को एटलीस्ट आधे से 1 घंटा ज़रूर दे, उसको समझाए। और ये समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मरीज़ को ही हर चीज़ टॉलरेट करनी है, वो खर्च उसको ही बर्दाश्त करना है। मेडिसिन के रूप में भी उसको बर्दाश्त करना है, तकलीफ़ के रूप में भी उसको बर्दाश्त करना है और पैसे के रूप में भी उसको बर्दाश्त करना है। इसीलिए मरीज़ के साथ बैठकर उसको ज़रूर ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। यही मेरी पब्लिक अवेयरनेस है और पेशेंट को भी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। जो भी मरीज़ का सवाल हो वो डॉक्टर से पूछ सकता है। Thank you so much. So for more informative videos, you can visit our website www.himalpharmaceuticals.pk, or you can visit our different social media platforms. Till then, take care and Allah Hafiz.